ये कहानी है एक ऐसे बियाबान खंडहर की जिसने कितनी ही औरतों को अपनी बर्बरता का शिकार बनाया था। इस वीरान खंडहर में जो भी लड़की जाती उसके साथ दिल दहलाने वाली घटना होती। ये खंडहर मौत के किसी कुएं से कम नहीं था, क्योंकि इस खंडहर ने न जाने कितनी ही लड़कियों की रूह तक को छलनी कर दिया था। इस देश में पहली बार ऐसा हुआ था आज से करीब 8 से 9 साल पहले, यानी कि 2014 में। निर्भया के 2 साल के बाद की बात है, जब किसी लड़की का रेप हुआ, लेकिन वो लड़की मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी। उसके साथ भी बहुत झकझोर देने वाली दरिंदगी हुई थी। तब अदालत ने विक्टिम के जिंदा होते हुए भी उस रेप के 3 आरोपियों को सजाए मौत दी गई थी, यानी कि फांसी की सज़ा। ये पहला केस था इस देश में जिसमें फांसी की सज़ा बलात्कार के लिए दी गई थी। ये केस अपने आप में एक अहम केस था। मुंबई के सेशन कोर्ट ने 2014 में ये फैसला सुनाया था। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ शबीना नसीम। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज का ये केस मुंबई में घटित शक्ति मिल गैंगरेप के नाम से जाना जाता है। शक्ति मिल साउथ मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में स्थित है। ये शक्ति मिल कभी आबाद हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ वो शक्ति मिल वीरानियों में बदल गया। पहले उसमें कभी कारोबार हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे शक्ति मिल बंद हो गई। इस सुनसान और इस खाली मिल का इस्तेमाल जो ड्रग एडिक्ट हैं, नशे के लिए, शराब पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए, आवारागर्दी के लिए करते हैं। ये शक्ति मिल अमूमन सन्नाटे में डूबा हुआ होता है। आम लोग वहाँ नहीं जाते। क्राइम करने के लिए शक्ति मिल से अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। यहाँ क्रिमिनल को कोई खतरा ही नहीं होता है। 22 अगस्त 2013 में मुंबई की एक इंग्लिश फोटो जर्नलिस्ट थी, जिसकी उम्र करीब 22-23 साल के आसपास की थी। वो जर्नलिस्ट बहुत ही ज़्यादा होनहार थी। उसे उस दिन एक असाइनमेंट मिलता है और उसे अपने असाइनमेंट में के लिए कुछ तस्वीरें चाहिए थी। उन तस्वीरों का किसी वीरान जगह से संबंध था, यानी कि उसे किसी वीरान, उजड़े, बियाबान जगह की फ़ोटो चाहिए थी। शाम करीब 5 बजे ये लड़की अपने एक मेल साथी के साथ शक्ति मिल में पहुंचती है। शक्ति मिल जाने के बाद वो फोटो जर्नलिस्ट फ़ोटो खींचना शुरू करती है। वहाँ पहले से ही कुछ लड़के मौजूद होते हैं। फोटो जर्नलिस्ट का मेल साथी उन लड़कों से पूछता है कि इस मिल में सबसे अच्छा व्यू कहाँ से आएगा। उन लड़कों ने उसे एक टूटी हुई दीवार दिखाई और कहा कि उस दीवार के पीछे चले जाओ, वहीं से सबसे अच्छा व्यू मिलेगा। वो दोनों, लड़का और लड़की, उस दीवार के पीछे चले जाते हैं और फोटो लेना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद वे लड़के जो वहाँ पहले से ही मौजूद थे उन दोनों लोगों के पास जाते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि चलो, हमारे बॉस ने तुम लोगों को बुलाया है। तुम लोग यहाँ फ़ोटो क्यों खींच रहे हो, जबकि यहाँ फ़ोटो खींचना मना है। वो लड़की कहती है कि अभी तो आप लोगों ने कुछ नहीं कहा था। अभी जब हम लोग पहले फ़ोटो खींच रहे थे तो आप लोगों ने कुछ नहीं कहा, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो लड़की और उसका साथी ये नहीं जानते थे कि वो कौन लोग हैं। वे समझ रहे थे कि शायद ये इस मिल के रख रखाव के जिम्मेदार होंगे। वे लड़के कहते हैं कि जो तुम लोगों ने फ़ोटो खींची है, कैमरे से रील निकाल कर हमें दो। बात करते करते बहस होने लगती है। लड़की कहती है कि जो आप लोगों के सीनियर हैं उनसे हमारी बात करवाइए। उन दोनों को ये खबर ही नहीं थी कि ये 5 लड़के किस्म के हैं, जो पहले से ही क्रिमिनल हैं, नशेड़ी हैं। तो इसी बहाने से बात करने के लिए वो उन दोनों को अंदर एक सुनसान अंधेरी जगह पे ले जाते हैं। उसके बाद अचानक ही वो 5 अपना रंग दिखाने लगते हैं। लड़के को बंधक बना लेते हैं और उसी लड़के के बेल्ट से उसे बांध देते हैं और बियर की बोतल तोड़ते हैं और उसके गले पे रखते हैं और उसे चुप रहने के लिए कहते हैं कि अगर तुम चिल्लाए तो हम तुम्हें मार देंगे। और उसके बाद उस लड़की को उसके मेल साथी से दूर दूसरे कोने में ले जाते हैं। मेल साथी को कुछ पता नहीं था कि उस लड़की के साथ क्या हो रहा है। वहां ले जाने के बाद बियर की टूटी हुई बोतल गले पर रखकर, ताकि वो चिल्ला न सके, और फिर उसके साथ बलात्कार करते हैं। बारी बारी से गैंग रेप करने के बाद वो उस लड़की को लेकर वापस आते हैं और उसके साथी के पास वो कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने बाहर जाकर कुछ भी किसी को बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और लड़की से कहते हैं कि हमने तुम्हारा कुछ फ़ोटो अपने मोबाइल में खींच लिया है। अगर तुमने कुछ कहा, किसी से कुछ इसके बारे में बताया, तो ये तुम्हारा फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। इसके बाद वो उन दोनों को लेकर मिल के पास ही एक रेलवे ट्रैक है, वहाँ जाते हैं। जब तक करीब 7:15 बज चुके थे। रेलवे ट्रैक के पास उन दोनों को खड़ा करके वे 5 कहते हैं कि तुम यहीं रुको, शोर मत मचाना, हम अभी आते हैं। ये 5 वहां से भाग जाते हैं। लड़का लड़की दोनों थोड़ी देर
तक उन लोगों के जाने का इंतज़ार करते हैं। जब वे कुछ देर बाद भी नहीं आते तब ये दोनों उस रेलवे ट्रैक से निकलते हैं। वहाँ से निकल कर ये लोग आगे बढ़ते हैं और तब लड़की अपने मेल साथी को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ है। वो कहती है कि इन 5 लोगों ने मेरे साथ 6 बार बलात्कार किया और ऐसी दरिंदगी की कि कोई मैं बता नहीं सकती। फिर वो कहती है कि मुझे किसी हॉस्पिटल ले चलो, मुझे ब्लीडिंग हो रही है। मेल साथी घबरा जाता है। वो अपने बॉस को फ़ोन करता है, उन्हें वो सारी बात बताता है। तब तक लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो लड़का टैक्सी करके लड़की को पैडल रोड हॉस्पिटल जसलोक ले जाता है। जसलोक हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ उसका इलाज शुरू होता है। ब्लीडिंग हो ही रही थी। तब तक बॉस और बाकी लोगों को भी इस कांड की खबर हो चुकी थी। 27 अगस्त को इलाज करने के बाद उस लड़की को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वो बच गई थी, लेकिन डिस्चार्ज होने से पहले ही लड़की पुलिस को हॉस्पिटल में ही बयान देती है और बाकायदा मीडिया को भी बयान देती है। उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वो अपने बयान में कहती है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि किसी लड़की के साथ ना हो। जो दरिंदगी मेरे साथ हुई है, जो तकलीफ़ मैंने झेली है, वो किसी को ना झेलनी पड़े। उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले, लेकिन इस रेप के बावजूद मैं हारी नहीं हूँ। मुझे लड़ना है, मुझे उन लोगों को सज़ा दिलवानी है। इस रेप के बाद भी मेरी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई। मैं आखिर तक लड़ूंगी। मुझे अपने पेशे से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं लड़ूंगी, उन्हें सज़ा दिलवाऊंगी और जल्द से जल्द अपनी ड्यूटी पर भी लौटूंगी। जिसके साथ इतनी दरिंदगी हुई हो, वो इतनी जल्दी 24 घंटे के अंदर अंदर ही बयान देती है और अपनी निडरता का प्रमाण देती है कि वो हारेगी नहीं, वो टूटेगी नहीं, शर्माएगी नहीं, बल्कि लड़ेगी। तब तक मीडिया में भूचाल आ जाता है, क्योंकि निर्भया वाला मामला अभी ताज़ा ही था। सारे लोग बेहद गुस्से में थे। इस वजह से पुलिस वालों पर भी प्रेशर पड़ा और मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच की टीम की अलग अलग 20 टीमें बनाई गईं इस फोटो जर्नलिस्ट के रेपिस्टों को पकड़ने के लिए। 16 पुलिस स्टेशन के लोग इसमें शामिल किए गए, क्योंकि मुंबई को ये माना जाता है कि दिल्ली के मुकाबले यहाँ महिलाओं के खिलाफ कम अपराध होते हैं, और ये कुछ हद तक सच भी है। मुंबई में रात को भी लड़कियाँ अकेले ट्रैवल कर सकती हैं, कहीं भी आ जा सकती हैं। वहाँ उन्हें कोई डर नहीं होता। और मुंबई के इस कांड की वजह से मुंबई के चेहरे पे एक दाग लग गया। मुंबई पुलिस की छवि खराब होने लगी थी। मुंबई के लोग भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उनके शहर पे बदनामी का दाग लगे। पुलिस को भी इस बात का एहसास था। 20 टीमें स्पेशल बनाई गईं पुलिस की। लड़की के बयान के 65 घंटे के अंदर अंदर ही करीब 100 लोगों को उठाया गया। इसके बाद इनमें से उन 5 लोगों की शिनाख्त हुई, क्योंकि उन लोगों का पहले से ही पुलिस रिकॉर्ड था। वह छोटी मोटी चोरियां और ऐसे छोटे अपराध अक्सर किया करते थे, जिसकी वजह से इन्हें भी उठवाया गया था। इन 5 को पकड़ने के बाद पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 22 अगस्त का ये केस था। करीब 12-13 दिन बाद पुलिस के पास एक कॉल आता है। 3 सितंबर को एक लड़की पुलिस को बताती है कि शक्ति मिल में जिस जर्नलिस्ट के साथ इन 5 लड़कों ने जो कुछ किया, सेम मेरे साथ ये हो चुका है। 31 जुलाई को, यानी फोटो जर्नलिस्ट से गैंगरेप से 22 दिन पहले उसी शक्ति मिल में उन्हीं 5 लड़कों ने एक और लड़की के साथ गैंगरेप किया था। वो लड़की एक टेलीफोन ऑपरेटर थी, एक फिल्म कंपनी में मुलाजिम थी, और वहीं पे वो टेलीफोन ऑपरेटर थी। इस लड़की ने बताया कि 31 जुलाई को वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शक्ति मिल गई थी। शक्ति मिल जाने के बाद वहाँ 5 लोग मिले, उन्होंने हमें पकड़ा और सेम इसी तरह ही हमारे साथ किया। मेरे बॉयफ्रेंड को उसी के बेल्ट से बांधा, बियर की टूटी हुई बोतल गले पे रखकर मेरा गैंगरेप किया। इस मामले में भी लड़के लड़की को अलग रखा गया था और सोशल मीडिया पे फोटो वायरल करने की धमकी देते हुए रेलवे ट्रैक पर छोड़कर वहाँ से चले गए थे। लड़की और उसका दोस्त घबरा गया था। वे दोनों डर गए थे। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये सब बातें किसी से कहें, और बदनामी का भी डर था, जान का भी डर था। छत्तीसगढ़ की रहने वाली ये लड़की इतना घबरा जाती है कि अपनी नौकरी छोड़कर वो दूसरे दिन ही अपने घर चली जाती है। लेकिन जब इस 22 अगस्त की कहानी उसे मीडिया एवं अखबारों के द्वारा पता चलती है, तब उसे हिम्मत आती है। उसे लगता है कि उसे भी आवाज़ उठानी चाहिए, और 3 सितंबर को तब वो पुलिस के पास फ़ोन करती है। उसके बाद पुलिस उसका बयान लेती है। फिर बाकायदा उन 5 की शिनाख्त करवाई जाती है। इनमें से लगभग 4 वही थे हूबहू जिन्होंने उसके साथ रेप किया था, उस फोटो जर्नलिस्ट के साथ। जो 5 लोग थे उनका नाम है सिराज रहमान खान, विजय मोहन जाधव, मोहम्मद सलीम अंसारी, मोहम्मद कासिम हाफिज और बाबू, जो उस वक्त नाबालिग था। जिस टेलीफोन ऑपरेटर के साथ रेप हुआ उसके नाम है मोहम्मद अशफाक शेख, विजय मोहन जाधव,
मोहम्मद सलीम अंसारी, मोहम्मद कासिम हाफिज और एक जे। ये भी उस वक्त नाबालिग था। तो इन 2 गैंग रेप में 2 लोग नाबालिग थे। अदालत ने इन दोनों को 3-3 साल की सजा दी और इन्हें भेज दिया जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में। 3 साल की सजा काट कर वो बाहर आ गए। लेकिन जो बाकी इसमें से 4 लोग थे, उन चारों में खास बात ये थी कि पहले रेप किया था उन चारों ने 31 जुलाई को, फिर 22 अगस्त को। और इसीलिए जब सेशन कोर्ट में ये मामला गया तब कोर्ट ने 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई और एक को उम्र कैद। उम्र कैद इसलिए कि जिसको उम्र कैद की सजा सुनाई वो पुलिस का ही एक मुखबिर था और उसी के कारण इन लोगों को पकड़ पाई थी पुलिस। और एक कारण ये भी था कि ये इन दोनों मामलों में नहीं बल्कि वो सिर्फ एक ही गैंग रेप में शामिल था। तो जो दोनों गैंग रेप में शामिल थे वो 3 नाम थे, मोहम्मद सलीम अंसारी, मोहम्मद कासिम हाफिज, विजय मोहन जाधव। इनको सेशन कोर्ट ने सजाए मौत दी, यानी कि फांसी की सजा। और उनमें से चौथे यानी कि सिराज रहमान को उम्र कैद की सजा दी गई थी। और यही सजा उस टेलीफोन ऑपरेटर के लिए भी दी गई थी। और इसकी वजह ये थी कि एक बार नहीं बल्कि इन्होंने कई बार दोहराया था इस क्राइम को। और अदालत का ये मानना था कि जो शख्स बार बार अपराध को दोहराता है वो आदतन ये अपराध करता है, मतलब कि ये सुधरेंगे नहीं, ये समाज में रहने के लायक नहीं है, समाज के लिए ये खतरनाक है और इसीलिए इसे मैक्सिमम पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और सेशन कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला किया था। लेकिन बाद में 25 नवंबर 2021 को मुंबई हाई कोर्ट ने उनकी फांसी की सज़ा को बदलकर उम्र कैद में कर दिया। मुंबई हाई कोर्ट का ये कहना था कि इन तीनों ने ये जुर्म किया, उसके लिए इन्हें पश्चाताप करना चाहिए और पश्चाताप करने के लिए ये ज़रूरी है कि ये जिंदा रहें, जेल में सड़ें, समाज से कट कर रहें और अपने गुनाहों का हिसाब गिनें। और इसीलिए इनकी मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया था। 2012 में दिल्ली गैंग रेप के बाद 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ने आईपीसी की धारा 376E बनाई। इस सेक्शन के अंतर्गत बलात्कार के आरोपियों के एक बार से ज़्यादा बलात्कार करने का आरोप सिद्ध होने पर सजाए मौत दी जाएगी। सभी दोषी अपनी अपनी सज़ा काट रहे हैं। सभी दोषियों के परिवार वालों ने सामाजिक बहिष्कार का सामना किया। कई परिवारों ने शहर में अपने घर लिए, कईयों ने तो शहर ही बदल दिया और कई अब भी अपनी रोजी रोटी की जद्दोजहद में लगे हैं। हम उनकी इस हालत से सहानुभूति रखते हैं। इन मुजरिमों ने जो भी किया उसमें उनके परिवार वालों की कोई गलती नहीं है। दोनों बहादुर लड़कियां अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं। हम उनकी हिम्मत को सलाम करते हैं और उनकी सलामती और अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। इस तरह के जघन्य अपराध के लिए सिर्फ सामाजिक परिस्थितियों को दोष देना सही नहीं है, बल्कि इस तरह के जुर्म कानून और व्यवस्था में भारी हानि के ओर इशारा करते हैं। साफ तौर पर ये गलती उन लोगों की है जिनके ऊपर व्यवस्था मजबूत बनाने की जिम्मेदारी है, जो कानून बनाने वाली कुर्सियों पर बैठे हैं, जो अपराधियों को बचाते हैं और सिस्टम को कमजोर करते हैं ताकि उनके साथी जुर्म करके बच निकले, जो अपराधियों और उनके साथियों को साथ देते हैं और उनसे संवेदना जाहिर करते हैं, जो असल में महिला सशक्तिकरण में महिला सुरक्षा से दूर भागते हैं। हालांकि उनके घोषणा पत्रों और भाषणों में इसका जिक्र जोर शोर से किया जाता है। साफ तौर पे गलती हमारी भी है क्योंकि हम ऐसे लोगों को कुर्सियों पर बैठने का अधिकार देते हैं। गलती हमारी है कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दम तो भरते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के तले पड़े उन्हें हम पर राज भी करने देते हैं। गलती हमारी है जो इस दयनीय हालत में भी हम सब मंजूर किए हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। तो इस केस में आरोपियों की मौत की सजा को बदलकर उम्र कैद करने पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही सत्य आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।